This call is now being recorded. Okay. Good evening everyone. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछली क्लास से ही ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। यदि मैं आपको पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? त्रिभुज के कोणों के बारे में कुछ गुण पढ़े हमने। कौन कौन सा? एक तो हमने त्रिभुज का बाह्य कोण गुण पढ़ा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके बारे में हमने सीखा। इसके बाद हमने त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण सीखा, जहां हमने ये सीखा कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन सब के बारे में हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पिछली क्लास पर बेस्ड है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं कर पाए। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा बोल के आंसर नहीं बताएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बच्चा बोल के आंसर नहीं बताएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। जैसे हर क्लास में करते आए हैं उसी तरह से पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है, ध्यान से पढ़ना है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की मान बराबर है तो प्रत्येक कोण का माप बताना है हमें। प्रत्येक सर कोण का मैंने माप क्लास बताना ज्वाइन है। नहीं की थी। क्या? मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा ठीक है, तो अभी जब समझेंगे तब आप बता देना, तब आप समझ लेना। इस सर क्वेश्चन मुझे को पता समझेंगे है तब इसका समझ। आंसर। अच्छा, दो तीन बच्चों ने एक साथ बोला है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप अपने डाउट्स बता देना। कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जिस भी बच्चे का डाउट हो आप अनम्यूट करके बता देना। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपको पता ही है, स्क्रीन पर दिख ही रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है तो हमें प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये भारती पंचल के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने आंसर फिर से बोला तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वैसे आपका आंसर गलत है जो आप बोल रहे हो, पर आपने अगर फिर से बोलने की कोशिश की या किसी भी बच्चे ने आंसर बोलने की कोशिश की तो उसको क्लास से भी निकाला जा सकता है। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आंसर बोल के कोई नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में बताएंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में बताएंगे, बोल के कोई भी आंसर नहीं बताएगा। चलो बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। तो लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। लास्ट 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 15 सेकंड से आपके पास, केवल 15 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 सेकंड, अभी 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। 10 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड बचे हैं। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड हैं अभी आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, अच्छा, अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं दे पाया तो वो कमेंट में लिख सकता है, लेकिन एक तो एक ही बार आंसर लिखेंगे, कोई भी ज्यादा एक से ज्यादा बार आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है, चलिए। हमें क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, और हमसे ये बोला है कि इस तीनों तीनों कोणों की माप बराबर है। तो मान लो ये सर वाला, हाँ, सर सोमवार को क्या समझाया था? आपको सोमवार की क्लास में आना चाहिए था उसके लिए, या फिर इस क्लास के बाद में डिस्कस करते हैं, बीच क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी के बच्चे आए थे तो उनका टाइम ऐसे ही जाएगा। इसके लिए आपको क्लास के एंड में रुकना पड़ेगा, तब समझ लेना। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, तीनों कोणों की माप बराबर है,
तो तीनों को सेम कोण मान सकते हैं। मान लो अगर एक कोण x है तो दूसरा भी x हो जाएगा और तीसरा कोण भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण तो है x, दूसरा भी x के बराबर है और तीसरा भी x के बराबर है, और जो तीनों का योग है वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री, और यहां से x का मान आएगा 180 डिग्री बटे 3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान यहां से आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है तो जो प्रत्येक कोण है जो हमने x माना था उसका मान 60 डिग्री निकला है, यानी कि जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, कि प्रत्येक कोण 60 का निकला है तो कोण एक, पहला कोण भी 60 डिग्री होगा, दूसरा कोण भी 60 डिग्री होगा और तीसरा कोण भी 60 डिग्री होगा। अब आपको चेक करके ऐसे देख सकते हो कि क्या तीनों का योग 180 आ रहा है। अगर हाँ तो आपका आंसर सही है। ठीक है, और इसमें 180 ही आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बताइए, आपका किसी का कोई डाउट है क्या? कमेंट नो में सर। बता सकते हो। अच्छा, बोल के मत बताना, कमेंट में बता दो कोई डाउट है क्या यहां तक। कोई डाउट? हाँ, किसी का कोई डाउट नहीं ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए, मैं अभी कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं क्योंकि किसी का कोई डाउट नहीं है। अच्छा, किसी का कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके बता सकता है। अभी मैंने चैट बंद कर दी है, 5 सेकंड रुक रहा हूं मैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो। 5 सेकंड रुक रहा हूं मैं। 5। नो सर दोबारा सर, समझाना। नो सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नो ये सर, कोई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सभी चुप रहेंगे। ये किसी को बोल के नहीं बताना कि कोई डाउट नहीं है, केवल वही बच्चा बोलेगा जिसका कोई डाउट है, और कोई नहीं बोलेगा। सर इससे पहले कुछ बताया आपने सर, नहीं हमने नहीं, इसमें। पहला क्वेश्चन है ये, इससे पहले कुछ नहीं बताया। ओके है किसी का डाउट? 5 तक गिन रहा हूं मैं, बस वही गुड बोलेगा जिसका इवनिंग कोई सर। डाउट है। गुड इवनिंग। 5 4 सर 3। फिर से बता दो। कहाँ डाउट आया पहले आपको ये बताना पड़ेगा, कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया ये बताना पड़ेगा पहले, ताकि मैं उसे ही वापस से बता सकूं। बताइए, अनम्यूट करके बताइए अपने आप को कि कहाँ समझ में नहीं आया आपको। सर जो आपने एक्स एक्स से भाग किया था वो। भाग जो किया था वो क्या? अच्छा देखिए, हमने क्या बोला है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। अब ये मान लो ए है, ये बी और ये सी। अब हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। अब यहां लेकिन ये दे रखा है कि जो तीनों कोण है वो बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। तो आप एक कोण को कुछ भी मान लीजिए, मान लो मैंने मान लिया ये ए के बराबर है, आप एक्स के बराबर मान सकते हो, आप पी के बराबर मान सकते हो, कुछ कोई से भी अक्षर के बराबर मान सकते हो। तो कोण बी भी ए के बराबर हो जाएगा और कोण सी भी ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोण बराबर हैं। अगर ऐसा है तो ये ए प्लस ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ए प्लस ए ये हो जाएगा 3a, जुड़ के क्या हो जाएगा 3a 180 डिग्री। अब यहां से ए का मान कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री बटे 3, और 3 से जब आप इसको कट करोगे तो ये 60 बार कटेगा, तो ए का मान आएगा 60, यानी कि जो प्रत्येक कोण हमने माना था ए, उसका मान आ गया है 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का। अभी आया समझ में? यस सर। आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अब हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अब आप में से काफी बच्चों ने इसका नाम भी सुन रखा होगा, कुछ बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों को इसमें हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता होगा। आज हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रहे। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
ये हमेशा समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, केवल राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज पर लागू होगी। क्या किसी और त्रिभुज पर लागू हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जब भी पाइथागोरस प्रमेय याद आएगा तो सबसे पहले वहां समकोण त्रिभुज देखिए कि क्या कोई समकोण त्रिभुज है वहां, या फिर इसका उल्टा कि मान लो कोई आपको समकोण त्रिभुज कहीं भी दे रखा है और आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछा है, तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब वो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, चलिए अब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ने से पहले आपको ना समकोण जो त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं के बारे में जानना जरूरी है। तो जो कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, जैसे कि ये है, अभी समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि शीर्ष बी पर समकोण बना हुआ है। शीर्ष बी पर क्या है? समकोण बना हुआ है, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है ना तीनों, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। अब वो नाम हम कैसे देते हैं पहले वो सीखना है आपको, कि जो समकोण होता है, जो समकोण होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो देखिए समकोण ये है, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो ये वाली जो भुजा है इस समकोण त्रिभुज की, वो कर्ण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, इंग्लिश में उसको हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं। और एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब कि कर्ण से बड़ी कोई सी भी भुजा नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा ये तो कर्ण हो गया। अब जो ये नीचे नीचे वाली जो लाइन होती है, ये जो बिल्कुल सीधी, ये चूंकि इसके आधार में है इस त्रिभुज के, इसलिए हम इसको आधार ही कहते हैं। इस भुजा को हम आधार ही कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको बेस कहते हैं। ठीक है, और इस जो सीधी ये जो खड़ी लाइन है, ये वाली, ये जो खड़ी लाइन है ये वाली, इसको हम लंब कहते हैं। इसको हम लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। सभी आपको बताओ तीनों भुजाएं याद रहेंगी ना? किसी भी समकोण त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं हमेशा याद रहेंगी ना, कि कर्ण कौन सी है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। देखिए कर्ण इंपॉर्टेंट है कि जो समकोण के सामने वाली है वो कर्ण, जो बिल्कुल नीचे दी गई है वो आधार, और जो खड़ी हुई लाइन है वो हो गई लंब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी को याद रहेगी ना? हाँ जी, शुभम गोस्वामी जी, आप ना बहुत सारे कमेंट कर रहे हो। शुभम गोस्वामी के नाम से जो बच्चा, आपको एक बार यस लिखना होता है, अगर आप बार बार लिखोगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, और अगर कोई भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करेगा तो उसको क्लास से निकालेंगे फिर। ठीक है, शुभम गोस्वामी जी, हाँ जी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इस पूरी क्लास में और आने वाली क्लासेज में भी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए फिर अब हम ये देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आखिरकार है क्या। ठीक है, देखो ये मैंने बता ही दिया कि जो कर्ण होता है वह सिर्फ समकोण त्रिभुज में बनता है। ठीक है सर, हाँ जी, दोबारा समझाना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहीं है ही नहीं अभी, नहीं ये सर, जो आप समझाना है ना। ठीक है, मैंने हाँ। ये समझाया कि सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोई भी एक कोण हो। तो ये यहाँ 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं किसी भी त्रिभुज की, तो जो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है ना, उनको हम एक अलग से स्पेशल नाम देते हैं। कैसे कैसे देते हैं? कि जो समकोण के सामने वाली भुजा है उसको हम कर्ण या फिर हाइपोटेनियस कहते हैं। जो ये नीचे वाली भुजा है जो कि इसके आधार में है, बेस में है, उसको हम आधार कहते हैं, उसको हम आधार ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। और जो इस समकोण त्रिभुज की ये खड़ी वाली लाइन है, ये जो खड़ी वाली लाइन है, इसको हम लंब कहते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। आया समझ में? बस इतना ही समझाया मैंने अभी तक। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जहां भी आपको सर हाँ और हाँ किसी त्रिभुज में वो नहीं हो सकता कर्ण? नहीं, और किसी में नहीं हो सकता, यही बताया है बस, कि अगर कहीं भी आपको कर्ण दिखे या फिर हाइपोटेनियस लिखा दिखे, आधार तो इसका सभी मतलब त्रिभुजों में होता है ना? आधार तो किसी में भी हो सकता है, बिल्कुल। केवल मैं कर्ण की बात कर रहा हूं, केवल कर्ण की बात कर रहा हूं। क्यों कर्ण क्यों होता है? क्योंकि जो समकोण के सामने वाली भुजा है ना, हम केवल उसे ही कर्ण कहते हैं। अब चूंकि वो समकोण के सामने वाली भुजा है, इसका मतलब त्रिभुज में कहीं ना कहीं समकोण होगा, और अगर त्रिभुज में समकोण है तो फिर वो समकोण त्रिभुज ही होगा, और कोई सा हो ही नहीं सकता।
ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मैंने बता दिया कि इसकी बाकी की दो भुजाओं को क्या कहते हैं। अब इनको हम पद, बाकी की दोनों भुजाओं को पद या फिर लेग्स भी कहते हैं। पद या पाद या फिर लेग्स, ये एक ही बात है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, बाकी के लंब और आधार को याद रखना इंपॉर्टेंट है। लंब और आधार को याद रखना इंपॉर्टेंट है, और ये वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, अब पाइथागोरस प्रमेय पे आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। इसके हिसाब से कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग मतलब, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कि जो कर्ण का वर्ग है, मैं लिख के बता रहा हूं कि जो कर्ण का वर्ग यानी कि स्क्वायर है, वह दोनों भुजाएं, दोनों भुजाएं कौन सी, एक तो लंब है, लंब के स्क्वायर के, और आधार के स्क्वायर के, और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। क्या, देखिए, एक तो ये चीज बताई मैंने कि जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है वह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तो आपको हमेशा याद रखना है। सर ये करंट का फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला कह लो आप, ये है पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन आप इसको कर्ण का फॉर्मूला या कर्ण का सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, वो आपके हिसाब से कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको कहते हम पाइथागोरस प्रमेय है। अब ये काम कहाँ आती है, इंपॉर्टेंट चीज ये काम कहाँ आती है। मान लो आपको किसी समकोण त्रिभुज का लंब पता है और आधार पता है, लेकिन आपको कर्ण नहीं पता, तो इस सूत्र के हिसाब से या इस फॉर्मूले से आप उसका कर्ण भी निकाल सकते हो, उसका कर्ण भी निकाल सकते हो। या फिर कोई भी दो भुजाएं पता है, मान लो आपको समकोण त्रिभुज की, तो उसकी तीसरी भुजा आप इस सूत्र से, जिसको हमने पाइथागोरस प्रमेय बोला है, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 5 तक गिन रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। 5 तक गिन रहा हूं, सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। 5 4 3 2 1। अच्छा, बोल के नहीं बोल बताना है कभी भी कि आपने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया। ठीक है, आपको बस सुनना होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो ही बोलना है आपको। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ये तो सब पता ही है। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ये आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट में लिख के ये बताना है कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और कब काम आएगी आपके। सबसे पहली चीज कि ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। दूसरी चीज, सर एक बार हाँ दोबारा समझा दो। हाँ जी, आप और बताइए, एक और बच्चे का डाउट है ना। सर ये स्क्वायर क्यों लगाया हुआ है? इसका सूत्र होता है, स्क्वायर मतलब सूत्र में ही होता है, इसके फॉर्मूले में ही होता है, लगाया नहीं है अलग से। ठीक है, मैं सर एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकना बस। हाँ, वापस से आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज की जो सभी को पूरा ध्यान से सुनना है, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। पहली चीज ये हो गई। अब पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये तो समकोण त्रिभुज के बारे में हो गई। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सर आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर आपकी आवाज कट कट। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी आवाज कौन आ रही है? सर अच्छा, हाँ जी, हाँ, हेलो 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 हेलो, सभी रुको रुको रुको, नेटवर्क इश्यू है। आपको बस कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, कुछ सेकंड। ठीक है, ओके सर। अच्छा कुमारेश सर, 1 मिनट।
म्यूट मत करना। कुमारेश्वर 1 मिनट रुकना। हाँ जी, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया है। सभी बच्चे बस क्लास में ही रहेंगे, कुछ टाइम में जैसे नेटवर्क सही हो जाएगा मैं तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। सभी बच्चे क्लास में ही रहेंगे। हाँ, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा, बस अब थोड़ी देर वेट करना है आपको। हाँ सर। ओके सर। सभी बच्चे म्यूट ही रहेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। रोटी खा ले जी। हाँ जी, अच्छा सभी को आवाज आ रही है ना? एक तो कोई भी ना फालतू के कमेंट नहीं करेगा, ना ही बोलेगा। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे मेरी आवाज आ रही है ना अभी? यस सर। ठीक है ठीक है, आपको बोल के नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, नेटवर्क इश्यू हो गया था, वापस से आते हैं। यस सर। वापस से आते हैं। ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे थे। ये हमने सीख लिया था कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये काम कहाँ आती है पाइथागोरस प्रमेय? जब भी आपको समकोण त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा पूछी हो तो वहां आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। वहां आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने चैट बंद कर दी है। अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, सभी बच्चे ना इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि अभी यही सूत्र काम आने वाला है। अगले क्वेश्चन में आपको यही सूत्र लगाना है, इसलिए पहले ही मैं बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में लिख लो। अगले जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं उसमें यही सूत्र काम आएगा, यही फॉर्मूला काम आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सभी बच्चे देखिए, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी। पहले पूरा फॉर्मूला लिख लिए फिर आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। पहले सभी बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे फिर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें दे रखी हैं और तीसरी भुजा हमें निकालनी है जो कि कर्ण है। अब आपको यह बताना है कि जो तीसरी भुजा है उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा। अच्छा, जल्दबाजी में आप दोनों भुजाओं को जोड़ रहे हैं। स्क्वायर का भी ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूं। सभी बच्चे स्क्वायर का भी ध्यान रखेंगे। वहां स्क्वायर भी था, वहां स्क्वायर भी था। मैं फिर से लिख देता हूं कि वहां पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला क्या था? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी बच्चा स्क्वायर को हमेशा याद रखेगा। आप स्क्वायर को ऐसे भूलोगे नहीं, स्क्वायर को आप भूलोगे नहीं, आपको स्क्वायर हमेशा याद रखना है। बहुत बढ़िया, अब सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप समय ले लीजिए। सर वेरी इजी। नहीं, इजी नहीं है, क्योंकि अभी तक 22-23 बच्चे आंसर दे चुके हैं, केवल एक बच्चे का सही आंसर, और बोल के कोई नहीं बताएगा तो इजी तो बिल्कुल नहीं है। 25 बच्चे आंसर कर चुके हैं और अभी तक केवल एक बच्चे का आंसर सही है, केवल एक। अब 2 बच्चों का, केवल 2 बच्चों का आंसर सही आया है। कोई भी आंसर बोल के नहीं बताएगा। सर नाम किसका? अच्छा, नाम नहीं पता होता, कोई बात नहीं, नाम के लिए इतना वो मत करो। तो सभी बच्चे अपने आंसर को दोबारा से चेक करेंगे। मैं बता रहा हूं सभी बच्चों का आंसर सही नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि आपको यहाँ स्क्वायर का भी ध्यान रखना है। तो जिसने भी ये इजी लगाया ना, जिसने को जल्दबाजी में आंसर किया है, सबने स्क्वायर को छोड़ दिया है, स्क्वायर को काम में नहीं लिया। सॉल्व किया है। सॉल्व किया ना, कोई बात नहीं, फिर करते हैं, डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। अच्छा देखिए, अगर सभी बच्चे बोलोगे तो ना तो किसी का आंसर, किसी आपको आंसर मिल पाएगा। सभी बच्चे, कोई नहीं बोलेगा, अब कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। अब सर नेम तो बता दो किसका ठीक है। कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा ना। अभी मैं डिस्कस करूंगा तो सबको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसका आंसर सही है। 25। हाँ जी, ये मुकेश गोस्वामी जी, आपको लास्ट वार्निंग है।
अगर आप फिर से बोले आंसर तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आपने ही बोला है ना सॉरी अभी। सर। हाँ, ये लास्ट में फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे ने आंसर बोला तो अब की बार पक्का क्लास से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मैं क्लास से इसलिए नहीं निकाल रहा अभी के लिए कि कई बार गलती से निकल जाता है, और वो गलती किसी को भी दोहरानी नहीं है, रिपीट नहीं करनी है कि आप बार बार अगर आंसर बोलोगे तो मतलब आप जानबूझ के आंसर बोल रहे हो, इसलिए आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ये सभी को ध्यान रखना है कि जो आंसर है सभी को पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। अब हम लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। मुकेश गोस्वामी जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत बढ़िया, 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं कर पाया हो तो वो चैट में आंसर कर सकता है। सभी बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर का आंसर गलत है इसमें, इसलिए ज्यादातर बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, ज्यादातर बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। चलिए, सर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये सॉल्व किया है? कौन सा सॉल्व किया है? सर जो आपने अब दिया है। हाँ, यही सॉल्व करना था। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए, इस त्रिभुज में ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये तो मुझे पता है। ठीक है, ये आधार है। अच्छा, मुकेश गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, आपने काफी वो कर दिया है, काफी सारे कमेंट्स कर दिए इसको, इसलिए आपको क्लास से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अब अगली बार कोई और बच्चा नहीं करेगा। हाँ जी, क्लास से निकाल दिया है मुकेश गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, अभी वो वापस क्लास में भी नहीं आएगा। तो इसलिए आगे से कोई भी बच्चा अगर बहुत सारे कमेंट करेगा तो उसको भी क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये आधार है और ये क्या है? लंब। ठीक है, ये क्या है? लंब। अब हमें ये सूत्र तो पता है, हमें क्या हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमें पता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कर्ण पता है कि हमें नहीं। कर्ण तो हमसे पूछा ही है इस क्वेश्चन में, कर्ण तो हमसे पूछा ही है इस क्वेश्चन में। अच्छा सॉरी, शायद आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी। हाँ, वापस से आगे हुए। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमसे पूछा है तो इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। आप सभी बच्चों को यह बताना है इस त्रिभुज में आधार कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, सभी बच्चे बताएंगे। मैंने कमेंट चालू कर दिए हैं, आधार कितना दे रखा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बस, ठीक है, अच्छा बोल के नहीं बताना था ना, बोल के नहीं बताना, कमेंट चालू करता हूं तो कमेंट में लिख के ही बताना होता है। 4 का स्क्वायर और लंब क्या है? ये है 3, तो प्लस 3 का स्क्वायर। अब आता है मेन क्वेश्चन कि अब आगे कैसे सॉल्व करना है। तो इधर तो है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सभी को यह बताना है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, और ये सभी को कमेंट में लिख के बताना है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। सभी को यह बताना है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। बहुत बढ़िया, मतलब आपको देखो पता तो है, फिर काफी कम बच्चों ने सही क्यों किया है। ठीक है ठीक है, मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं। हाँ जी, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, मतलब किसी भी संख्या के स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। इसी तरह यदि मैं 3 के स्क्वायर की बात करूं तो 3 का स्क्वायर होगा 3 गुणा 3 यानी कि 9, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहां से 9। अब 16 और 9 को जब मैंने जोड़ा तो ये आएगा 25। ठीक है, इधर आएगा कर्ण का स्क्वायर। अच्छा, आप में से ना काफी को ये भी लगा होगा कि आंसर 25 है, लेकिन हमें क्या बताना था? हमें बताना है कि कर्ण क्या होगा, हमें कर्ण पूछा है, लेकिन जो 25 है वो कर्ण के स्क्वायर का मान है, कर्ण के स्क्वायर का मान है, कर्ण का मान नहीं है। तो फिर कर्ण का मान क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। आप ये बता सकते हो क्या कि जो 25 है वह कौन सी संख्या का स्क्वायर है? चैट में बताना है कि जो 25 है वह कौन सी संख्या का स्क्वायर या वर्ग है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो फिर क्या मैं इस 25 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 का स्क्वायर।
मैं इस 25 को ऐसे लिख सकता हूं कि 5 का स्क्वायर, यस और नो बताइए, यस और नो बताइए। 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए कोई बात नहीं, अभी सभी चैट बंद करें, चैट बंद कर रहा हूं मैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहां तक तो काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब आपको क्या बताना है कि यदि कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है, यदि कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो फिर यहां से कर्ण किसके बराबर होगा ये बता सकते हो क्या? ये आपको कमेंट में बताना है लिख के। यदि कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण किसके बराबर होगा? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। क्या सर? मैंने ये पूछा कि यहां तक हमने ये निकाल लिया कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर के बराबर है। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है? 5 के स्क्वायर के बराबर। तो फिर कर्ण किसके बराबर होगा? तो फिर कर्ण किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। हाँ यहाँ ना मिला जुला आंसर आ रहा है, काफी बच्चे दो अलग अलग तरह के आंसर दे रहे हैं। ठीक है चलिए मैं अभी चैट बंद कर दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कुछ किसी ने बोला कि कर्ण 25 के बराबर होगा, किसी ने बोला 5 के बराबर होगा। चलिए इसको ना दोबारा से देख लेते हैं। और गलती से लिखा गया 25 आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए यदि मैं a का मान 5 मानूं, ठीक है, तो a स्क्वायर कितना होगा ये बताना पहले आप कमेंट में लिख के। अगर a 5 है तो a स्क्वायर कितना होगा? 6 बराबर हो। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, बोल के कोई नहीं बताएगा, बोल के कोई नहीं बताएगा। अच्छा ये सभी का सही है, बहुत बढ़िया। तो a स्क्वायर क्या होगा? 25, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको कि जो a स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्योंकि 5 के स्क्वायर का मान ही 25 होता है। अब देखो यहां से ना आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि जब a स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर है तो यहां से उल्टा देखना, a 5 के बराबर है ना, a भी 5 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहां लगेगा कि यदि कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण 5 के बराबर होगा ना कि 25 के। तो कर्ण 5 के बराबर होगा ना कि 25 के। अब ये बताइए ये आपको समझ में आया क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट था। सर दोबारा समझा दो एक बार। दोबारा से समझा रहा हूं, देखिए मैं ना वापस यहीं से लेके समझा रहा हूं, ठीक है, यहीं से लेके समझा रहा हूं मैं, वापस से अलग से लिख के समझा रहा हूं। देखिए मैं कह रहा हूं आप इस सबको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओ कि क्या लिखा है। एक नया क्वेश्चन है कि मान लो कर्ण का मान 5 है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अभी इसको भूल जाना मैंने यहां क्या किया है, ये जो लिख रखा है वो सब भूल जाना कि यदि कर्ण 5 है तो कर्ण स्क्वायर कितना होगा बताना कमेंट में, कमेंट में लिख के बताना कि यदि कर्ण 5 है तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? 25 के बराबर। क्यों? क्योंकि कर्ण का जो स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का भी स्क्वायर करेंगे और वो 25 आता है, ठीक है। अब यहां से उल्टा सोच के देखिए कि यदि कर्ण 5 स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर यदि 5 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण कितना था? Hello, excuse me, sir. Sorry to interrupt you. Sorry, Yes. sorry to interrupt you, sir. यस यस यस। सर एक्चुअली जो ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं, मैं इनकी टीचर बोल रही हूँ, इनकी क्लास टीचर। यस सर मैम। एक्चुअली पहले आप इनको स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दें। कर्ण को बीच में रखोगे तो ये कंफ्यूज रहेंगे। ओके मैम, ठीक है। आप इसको 5 इन बच्चों को 5-6 केवल स्क्वायर स्क्वायर के एग्जांपल देके स्क्वायर और स्क्वायर रूट यू कैन अंडरस्टैंड सर। यस यस श्योर श्योर मैम। जैसे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। हमने केवल स्क्वायर के नीचे अलग अलग से जो वैल्यूज रखनी है, कभी 4, 3, 2 इस तरह से आप रख सकते हैं सर। बच्चों को पहले ये चीज क्लियर करें कि जो कर्ण की वैल्यू है वो है जो स्क्वायर के सामने रखी हुई है, जिसकी वो जरूरी नहीं है वो 5 का स्क्वायर हो। कर्ण का स्क्वायर 6 का भी हो सकता है, 7 का भी, यानी कर्ण की वैल्यू 6, 7 कुछ भी हो सकती है। पहले आप इनको प्लीज स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अभी इनको कर्ण और ये आधार और लंब समझ में थोड़ा लेट आएगा। श्योर मैम, ये मैं करता हूं। हाँ। एक्चुअली मैम इसमें ना ये समझ रहे थे कि अभी हम ज्योमेट्री पे हैं तो हो सकता है इनका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, बट अगर आप कह रहे हो तो ठीक है मैं पहले वो कर देता हूं। सर आप खुद, मैं काफी देर से सुन रही हूँ, मैं भी यहीं बैठी हूँ, मेरा बेटा भी इसी क्लास में है अभी।
ओके मैं उसी स्कूल की टीचर हूँ सर, दतौली G++ दतौली से ही हूँ। ओके और मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, 9th क्लास का स्टूडेंट है। और बच्चे मेरी आवाज सुन के समझ भी गए होंगे जो मेरे स्कूल के हैं, मैं कौन बोल रही हूँ। ओके मैम। वो आपको बता भी देंगे। वैसे मैं टीचर संस्कृत की हूँ, पर पढ़ाती मैं मैथ साइंस सब कुछ हूँ ट्यूशन में। तो मैं बढ़िया। कई देर से सुन रही हूँ, आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो कि कर्ण की वैल्यू निकालो, और बच्चे बेचारे कंफ्यूज हैं, वो दोबारा से स्क्वायर को लपेटे जा रहे हैं। ठीक है तो मैं मैम, ओके चाहती हूँ आप इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करें स्क्वायर का, ठीक है। तो अच्छा आपका इजी हो जाएगा। हाँ जी। क्या हाँ, बात है, थैंक यू श्योर, सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, सॉरी थैंक टू यू। इंटरप्ट यू, कोई सॉरी। बात नहीं, ठीक है। हाँ ओके बच्चों सभी ध्यान देंगे, जैसा कि मैम ने बताया बिल्कुल सही बात है कि पहले ना हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर आपने एक बार वो समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन में कर्ण को निकालने में गलती नहीं करोगे। कर्ण को ही क्या, चाहे किसी क्वेश्चन में लंब पूछा हो या आधार पूछा हो, उसको भी निकालने में गलती कभी नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे पहले वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो मैं एक संख्या लेता हूं एक, ठीक है, एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर होता है 1 × 1। ठीक है, अच्छा इसको बराबर नहीं करते क्योंकि बराबर नहीं होता। ठीक है, ये यहां मैं संख्या लिख रहा हूं, ठीक है, और इस संख्या का यहां वर्ग, वर्ग क्या होता है? स्क्वायर को कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं स्क्वायर को। ठीक है, अब वर्ग कितना होगा इसका? ये 1 के बराबर होगा। अच्छा सभी पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर जिसका जो डाउट होगा वो डाउट में पूछेगा। अभी मैं दूसरी संख्या लूं यदि 2, तो 2 का वर्ग क्या होगा? तो वर्ग का मतलब हमेशा ये होता है कि जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है उसी संख्या का वापस से गुणा करना। यानी कि यदि मैं 2 का वर्ग निकाल रहा हूं तो यहां 2 का 2 में गुणा करूं। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर आएगा 4। इसी तरह मान लो मैं ले लेता हूं 4। अच्छा आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो। मान लो मैंने अब अगली संख्या ले ली 4, तो 4 का वर्ग कितना आएगा? 4 × 4 यानी कि 16। ठीक है, इसी तरह से एक और संख्या लेता हूं 5, तो 5 का वर्ग बताइए। अच्छा ठीक है, अब 5 का वर्ग आप बताइए कि 5 का वर्ग कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे 5 का वर्ग कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 5 का स्क्वायर आएगा 5 × 5। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया 25। ठीक है, ये हो गया 25। ठीक है, अब ये तो हमें वर्ग पता चल गए। अब आप ये बताइए, आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो क्या? सभी यस और नो करके बताएंगे। इसी तरह से किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकाल सकते हो ना? बहुत बढ़िया। देखो ये तो हो गई वर्ग की बात। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वर्गमूल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट, या फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसका सर मतलब, ये हमें सिखाए हुए हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जिसको आता है अच्छी चीज है, जिसको नहीं आता है वो सीखेगा, जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब मैं इनको यहाँ क्यों समझा रहा हूँ? सॉरी, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर स्क्वायर है या स्क्वायर? सॉरी, सर स्क्वायर है या स्क्वायर? स्क्वायर, SQUARE। सर ये स्क्वायर 3 बार गुणा करने पर वे इसका हल निकलेगा ना सर? 3 बार गुणा नहीं करना, 3 बार जब स्क्वायर वो करते हैं वो घन होता है, वो क्यूब कहते हैं उसको। क्यूब। स्क्वायर का मतलब केवल 2 बार गुणा करना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है सभी को। तो यहां मैं लाइन भी खींच देता हूं ताकि आप इनको अंतर कर पाओ इनमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए वैसे तो अलग अलग विधि भी है, लेकिन आपको क्या रखना है? आपको कुछ वर्गमूल डायरेक्ट ही याद रखने हैं। कुछ संख्याओं के जो वर्गमूल है या स्क्वायर रूट है वो डायरेक्ट याद रखने हैं। पहले हम सीख लेते हैं कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। मान लो मुझे 81 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें, अच्छा मैंने एक छोटी संख्या ले लेता हूं, फिर 81 पे आते हैं। 81 भी समझेंगे। पहले हम एक छोटी संख्या ले लेते हैं, मान लो 9 का निकालना है मुझे, तो मैं 9 के पहले गुणनखंड करूंगा। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? देखिए ये तो बहुत ही आसान होना चाहिए, गुणनखंड तो हम बहुत ही छोटी क्लासेज में ही सीख जाते हैं। गुणनखंड के लिए मैं सबसे पहले इसमें 2 का भाग दूंगा, लेकिन 2 का भाग जाता नहीं है, इसलिए मैं 3 का भाग देने की कोशिश करता हूं 9 में, तो 3 का भाग 3 बार जाएगा। अब फिर से 3 का वो करेंगे तो 1, यानी कि मैं 9 को लिख सकता हूं 3 × 3। यस और नो, ये बताना।
ये बताना 9 को मैं लिख सकता हूं ना 3 गुणा 3? बहुत बढ़िया। अब वर्गमूल का मतलब ये होता है कि जो 9 के मैंने गुणनखंड किए हैं उन गुणनखंड का जोड़ा बनाना। जोड़ा मतलब दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनाना और उसमें से एक संख्या को बाहर लेना केवल। अच्छा, मैंने बहुत लंबी बात बता तो दी। अब इसका मतलब क्या है कि मैं यहां यदि जोड़ा बनाऊं तो जोड़ा बन गया 3 और 3 का, और इसमें से केवल एक संख्या बाहर आएगी 3। ठीक है, एक संख्या बाहर आएगी केवल 3। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके बताइए क्योंकि ये तो आसान है। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मुझे 36 का करना है, मान लो मुझे 36 का निकालना है, तो 36 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आपको सभी को ध्यान रखना है कि 36 का वर्गमूल देखिए। अब सभी ध्यान रखेंगे कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। मान लो ये 36 है तो 36 के सबसे पहले मैं गुणनखंड करूंगा। अब मैं जानता हूं कि 36 में 2 का भाग दे सकता हूं, तो 2 का देंगे 18 बार जाएगा। मैं इसमें 2 का भाग जब तक देता जाऊंगा, मैं इसमें 2 का भाग तब तक देता जाऊंगा जब तक कि ये 2 से भाग होता रहेगा। इसमें 18 भी 2 से भाग हो सकता है, तो इसको 2 9 18। अब क्या 9 2 से भाग हो सकता है? नहीं, तो अब मैं 2 से नहीं दूंगा। तो 9 किससे? 3 से हो सकता है कि? बिल्कुल, तो 3 से देते हैं। 3 3 9, अब 3 बचा, फिर 3 का 3 एकम 3। और ये जब तक करना होता है हमें जब तक कि ये लास्ट में 1 नहीं आ जाए। ये तब तक करना होता है जब तक कि 1 नहीं आ जाए। इसका मतलब ये है कि मैं 36 को क्या लिख सकता हूं? 36 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। हाँ, अच्छी बात क्या है पता है, काफी बच्चे कमेंट में आंसर ही लिख रहे हैं कि 36 का वर्गमूल क्या है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये फैक्टर नहीं, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, शुभम यादव के नाम से जो बच्चा है, आप किसको आंसर कर रहे हो? ठीक है, 36 का गुणनखंड क्या होंगे या फैक्टर्स क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको हल करने के लिए ना पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, ताकि आप इसका आंसर निकाल पाओ। आंसर आ रहा है, काफी बच्चों का आ रहा है 6 होगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। वो कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए, किसका? 36 का वर्गमूल निकालने के लिए जो इसके गुणनखंड हुए हैं उनका मुझे जोड़ा बनाना पड़ेगा। अब जोड़ा सेम संख्या का ही बन सकता है। जैसे यहां देख सकते हो, एक जोड़ा तो ये बन गया 2 और 2 का, और एक जोड़ा ये बन गया 3 और 3 का। और हर एक जोड़े से वर्गमूल निकालने के लिए केवल एक ही संख्या आएगी। यहां से 2 आएगी और यहां से 3 आएगी। अब दोनों का गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे, और 2 3 आ जाएगा 6। इसका मतलब जो 36 का वर्गमूल है, वर्गमूल को हम जनरली इस तरह से लिखते हैं, जो 36 का वर्गमूल है वह 6 के बराबर आएगा। 36 का जो वर्गमूल है वह 6 के बराबर आएगा। अब जनरली हम करते क्या है कि जो छोटी संख्याएं होती हैं, 10 तक या 12 तक की जो संख्याएं होती हैं, उनका हम स्क्वायर या फिर वर्ग डायरेक्ट याद रखते हैं। इसी तरह जो इनके वर्ग मिलते हैं, जैसे मान लो 7 का वर्ग मिलता है हमें 49, तो 49 का वर्गमूल होगा 7। ये हम जनरली डायरेक्ट ही याद रखते हैं। जनरली क्या रखते हैं? डायरेक्ट ही याद रखते हैं कि जो 49 का वर्गमूल है वह 7 के बराबर होगा। अच्छा, इसको ना डिटेल में भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको अभी के लिए केवल इतना सा ही समझना है। बड़ी संख्याओं का काम आपको इस चैप्टर में नहीं आने वाला, आपको केवल 12 तक ही काम आने वाला है, 12 तक या 15 तक का। तो वो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। आप सभी ये बताइए, आपको वर्ग और वर्गमूल समझ में आया क्या? सभी बच्चे ये बताएंगे, वर्ग और वर्गमूल समझ में आया? यस और नो? यस सर। सभी कमेंट में बताएंगे। हाँ जी, कुछ को आता भी होगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया है ना, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इरेज करके कुछ और चीजें समझा देता हूं। कि मान लो a का मान आपका 3 है, तो अब सभी बच्चे ये बताएंगे कि a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर मतलब a का वर्ग क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे a का वर्ग क्या होगा यदि मैं a का मान 3 मानूं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है कि ये 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसका उल्टा अगर मैं करूं, मान लो a स्क्वायर मुझे 9 दे रखा है। अच्छा, अभी सभी बच्चे कमेंट करना बंद करेंगे। यदि a स्क्वायर मुझे 9 दे रखा है तो a का मान कितना आएगा? यहां से इसका उल्टा पूछा है मैंने। यदि a स्क्वायर 9 दे रखा है तो a का मान कितना आएगा? बहुत बढ़िया, a का मान आएगा 3। क्यों? क्योंकि 9 के स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर। तो यदि a स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर है तो a 3 आएगा।
ये ना हर संख्या के साथ लागू होता है। अभी तो मैंने केवल 3 लिया है, मान लो मैं ले लेता हूं कि a का मान मान लो 6 है, ठीक है, तो a स्क्वायर क्या होगा बताना, a स्क्वायर कितना होगा, यदि a का मान 6 है तो a स्क्वायर कितना होगा, बता सकता है कोई? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, a स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। इसी तरह अब इसका उल्टा देखते हैं कि यदि मान लो आपको a स्क्वायर 36 दे रखा है, a स्क्वायर 36 दे रखा है, तो a का मान मैं आराम से निकाल सकता हूं, कैसे कि 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 6 स्क्वायर के बराबर है, तो a का मान 6 के बराबर होगा। सिंपल, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मैं लास्ट आपसे पूछ लेता हूं कि यदि a स्क्वायर 81 के बराबर है तो a का मान बताइए, ये आपको कमेंट में बताना है। यदि a स्क्वायर 81 के बराबर है तो a का मान क्या होगा, यदि a स्क्वायर 81 के, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये होगा a 9 के बराबर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको a दे, a की जगह हो सकता है b दे, हो सकता है c दे, या इसकी जगह कोई अक्षर लिखा हो। मतलब यदि मान लो आपको ये लिखा है, इस सबको मैं इरेज कर देता हूं, मान लो आपको लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर 25 है, तो यहां से कर्ण कितना आएगा बताना। आप इसको कुछ भी मान लो कि किसी संख्या के स्क्वायर 25 है, तो वह संख्या क्या होगी, कर्ण क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल सही बात है, कर्ण क्या होगा, 5 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो अब हम वापस से पाइथागोरस प्रमेय पे चलते हैं। आपको वहां जाके ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट सीखे क्यों, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वापस से इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, और मैं वापस से इस क्वेश्चन को ना दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं आपको पूरा। अभी सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए हमें क्या दे रखा था कि जो चित्र में, इस त्रिभुज में कर्ण की लंबाई निकालनी है। अब कर्ण कौन सा होगा, समकोण के सामने वाला, तो ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। अब हमें कर्ण की लंबाई निकालनी है, लेकिन इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, जो कर्ण का स्क्वायर है वह लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो हम इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब यहां से हमें पता है 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना, ये 4 है, तो प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए अब यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, तो ये जो स्क्वायर है इनका भी हमेशा ध्यान रखना है, स्क्वायर को कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने स्क्वायर छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। स्क्वायर को हमेशा कंसीडर करना है, हमेशा मान के चलना है, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर तो है कर्ण का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये अभी हमने सीखा था कि 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है, जो कर्ण का स्क्वायर है वो 16 और 9 को हम जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25, ठीक है। अच्छा अब सब बताइए कि यदि कर्ण का स्क्वायर 25 के बराबर है तो कर्ण किसके बराबर होगा, अब बताइए सब, अब वापस से बताइए कि यदि कर्ण का स्क्वायर 25 के बराबर है तो कर्ण किसके बराबर होगा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, कर्ण होगा 5 के बराबर। अब 5 क्या है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो ये 5 भी सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कर्ण आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सर कमेंट बंद कर दो, कमेंट बंद कर देता हूं। अच्छा कमेंट में आप ये और बता दीजिए, ये आपको समझ में आ गया ना कि आपको हमें कर्ण कैसे निकाला है, इसमें सभी यस और नो करके बताएंगे, सभी को समझ में आया ना। अभी मैं कमेंट बंद कर दूंगा, आप ये और बता दो, बहुत बढ़िया, शाबाश, अगर ये सभी को समझ में आया तो बहुत बढ़िया, मैंने हाँ कमेंट बंद कर दिए हैं अभी। चलिए तो इसका जो ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर वो एकदम सही आंसर है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक और क्वेश्चन करना है हमें, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन 62। अब देखना है कि कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस ये देखना है कि कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, देखिए ये अगर 12 है
तो ये लंबाई भी इसकी, अच्छा मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूं कि ये लंबाई भी इसकी 12 होगी, जो मैंने रेड कलर से माना है ये भी क्या होगी 12 होगी। ठीक है, मैं यहां भी 12 लिख देता हूं। ठीक है, ये अगर 12 है, ये 5 नीचे दे ही रखा है, तो हमें यहां से ये समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, हमें यहां से ये समकोण त्रिभुज मिल जाएगा इस तरह का, जिसपे यहां समकोण बना है। ठीक है, अब इसमें एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स मतलब ये जो नीले वाली लाइन है ये निकालनी है, ये सभी को बताना है। अब इसमें ना आपको गलत नहीं करना, अब इसमें किसी को गलत नहीं करना। ठीक है, सभी बच्चे निकालेंगे, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब तो देखो स्क्वायर आपको हमेशा कंसीडर करना है। जब भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो स्क्वायर आपको हमेशा कंसीडर करना होगा। सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि आपको यदि पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो जो स्क्वायर या जो वर्ग हमने किया था वो हमेशा ध्यान में रखना है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, लेकिन इसमें एक ही बार में आप सही से आंसर देने की कोशिश कीजिए, एक ही बार में सही से आंसर करने की कोशिश कीजिए। सर 2 मिनट का टाइम देना। हाँ जी, कोई बात नहीं, पूरा समय ले लो। ठीक है, अभी 7:55 हुए हैं, पूरे 2 मिनट हैं आपके पास। 7:57 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे हाँ आराम से समय लेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि जल्दबाजी की तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। और किसी का डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप, आंसर नहीं बताना लेकिन अनम्यूट करके, ये ध्यान रखना है, आंसर नहीं बताना है किसी को भी अनम्यूट करके। अगर किसी का डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो बाकी के बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में समय लगेगा, मैं खुद ही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन समय लेगा आपका सॉल्व करने में, तो आप पूरा समय दीजिए, पूरा टाइम दीजिए आप, और इसको सॉल्व कीजिए। फिर जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। अभी भी 7:55 ही है, हम 7:57 पे डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एक बार हल करने की इसको, कि ये कैसे सॉल्व करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार अच्छी बात यह है कि पिछले क्वेश्चन की तुलना में इसमें ज्यादा बच्चों ने सही आंसर किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर किया है, या तो वो बहुत ही जल्दबाजी में हैं कि उन्होंने क्वेश्चन देकर आंसर कर दिया बिना सॉल्व करे। सर मैंने तो सॉल्व किया था बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये ना बोल के नहीं बताना किसी को भी, क्योंकि अगर ऐसे सभी बच्चे बोलने लग गए तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, डाउट है तो आपको बोल के बता सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो आप म्यूट ही रखो, कमेंट में लिख के बता सकते हो आप ये सारी चीजें। वैसे मैंने अभी कमेंट्स भी बंद कर रखे हैं, तो अभी तो कैसे भी नहीं बताना, अभी तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, मतलब काफी बच्चों को समझ में तो आया है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज में, ये तो मैंने बना ही दिया कि समकोण त्रिभुज बन कहाँ रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है ये तो हमें पता ही दिया, बस आपको समकोण त्रिभुज में जो उसकी भुजा x है उसका मान बताना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, 7:57 हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं, लास्ट के 15 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। हाँ जी, 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड और है आपके पास, आपके पास 10 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। अब काफी टाइम हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है, 10 सेकंड और है आपके पास। ये समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा, फिर आप फिर से समझ लेना, कोई बात नहीं। सर कमेंट ऑन कर दो सर। नहीं अभी नहीं, पहले 5 सेकंड और है, पहले चैट बंद, सॉरी पोल बंद होगा तो उसके बाद आंसर होगा। चैट ऑन करूंगा। 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1, समय समाप्त।
ठीक है, अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा रह गया है तो वो चैट में आंसर कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इतने हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अच्छा वो कैसे बन रहा है, पहले हम वो समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज आखिरकार बन कैसे रहा है। देखिए ये गेट है, ठीक है, ये गेट है और ये यहाँ जमीन दी गई है, ये वाली जो ग्रीन कलर से हरे रंग से दिखाई गई है वो जमीन है। अब कोई भी जो गेट होता है वो जमीन या फर्श के ऊपर ऐसे खड़ा होता है, तो वो हमेशा जो गेट होता है वो फर्श के साथ या फ्लोर के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप अपने घरों में भी देख सकते हो कि जो गेट होता है घरों में, वो जो आपका फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस लाइन को कुछ इस तरह से बना सकता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लोर। ठीक है, अब यहाँ एक सीढ़ी लगी हुई है। अब सीढ़ी कैसे लगी हुई है कि वो यहां से स्टार्ट होके इसके ऊपर तक जा रही है। अब जो ये रेड कलर की वो लाइन है, हमें उसकी लंबाई बतानी है, क्योंकि वही सीढ़ी की लंबाई है, वही सीढ़ी की लंबाई है x, और ये हमें बतानी है। अब यहां से मैंने आपको बता दिया कि ये कोण 90 डिग्री का है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो अच्छा मैं पहले चैट ऑफ कर दे रहा हूं। अगर ये कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। लेकिन समकोण त्रिभुज की दो भुजा तो मुझे यहां से पता है, एक तो ये वाली हो गई और एक ये हो गई। तीसरी भुजा कौन सी होगी, तो तीसरी भुजा इसकी कुछ इस तरह की हो सकती है, ये वाली। अब ये ग्रीन कलर की भुजा बन तो गई, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होगी। अब देखिए कोई भी जो गेट होता है वो दोनों साइड से बराबर ही तो होता है, तो जितनी इसकी इस साइड से लंबाई है उतनी ही इस गेट की इस साइड से लंबाई होगी। मतलब ये भी 12 के बराबर होगी, ये भी 12 के बराबर होगी। इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज में मुझे इसका आधार पता चल गया ये, ठीक है, और ये इसका जो लंब है वह पता चल गया। जो x है वो समकोण के सामने वाली भुजा है, मतलब ये कर्ण है। इसका मतलब इसमें भी मुझे कर्ण ही निकालना है। और मैं पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुका हूं कि जो कर्ण का स्क्वायर है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इधर तो ये कर्ण का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। लंब कितना है, लंब हमने ये निकाला, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैं अलग से 12 गुणा 12 कर रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको याद नहीं हो तो अलग से सॉल्व कर लो। 12 गुणा 12 किया तो 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 कम 12 और 2 14, ये हो गया 144 या फिर 144 प्लस अब 5 का तो हमें याद है कि ये 25 होता है। अब 144 और 25 को हमें जोड़ना है। जब 144 और 25 को आप जोड़ोगे तो यहां आप अलग से हर चीज को आप अलग से सॉल्व करके देख सकते हो। 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1, ये हो गया 169, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि आपको ना कुछ स्क्वायर रूट या स्क्वायर याद रखने हैं। 13 तक के तो आपको स्क्वायर हमेशा याद रखने, 13 के 15 तक के आप हमेशा याद रखो, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी भी होगी और जल्दी भी सॉल्व कर पाओगे। तो यदि मैं 169 का जब आप गुणनखंड करोगे तो 169 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 13 गुणा 13। अब मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि समय ऊपर भी हो चुका है, ज्यादा समय हो चुका है। इसको आप चाहो तो अपने घर भी जब होमवर्क करोगे तो आज का होमवर्क यही है कि 169 को हम 13 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो जो 169 का वर्गमूल है वह इसका जब हम जोड़ा बनाएंगे तो 1 13 बाहर आ जाएगा, मतलब 169 का जो वर्गमूल है वह 13 के बराबर होगा। ये आपको होमवर्क भी है, ये आपको खुद से चेक करना है कि 169 का वर्गमूल 13 कैसे होता है। आपको इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, स्क्वायर रूट निकालना है आपको, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैंने ये पता चल गया कि जो 169 है वो 13 का स्क्वायर है, वो क्या है 13 का स्क्वायर। चलिए अब बताइए यदि कर्ण का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण किसके बराबर होगा, कमेंट में लिख के बताना है, मैंने कमेंट्स चालू कर दिए हैं। यदि कर्ण का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण किसके बराबर होगा, सभी बच्चे बताएंगे कर्ण किसके बराबर होगा। बहुत बढ़िया, कर्ण किसके बराबर होगा, कर्ण होगा
13 या फिर 13 के बराबर। ठीक है, अच्छा ये जो कर्ण है वही तो हमारा x है, मतलब x का मान क्या होगा, 13 के बराबर होगा। x का मान 13 के बराबर होगा, तो जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को डाउट? वैसे आज की क्लास यहीं तक थी, आज कोई भी होमवर्क नहीं है। कल की क्लास में या जो अगली क्लास होगी परसों, उसमें हम होमवर्क बताएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो वो बताइए। बाय सर। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगर कोई आपका डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।